एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। तो इमोबिलाइजेशन क्या होता है? एंजाइम तो हम जानते हैं क्या होता है। एंजाइम ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज़ है, कह सकते हैं मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है, तेज कर सकता है। अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है तो उसे 2 मिनट में करवा देगा। तो एंजाइम ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो इमोबिलाइजेशन अब क्या होता है? मोबाइल मतलब क्या होता है? मोबाइल मतलब होता है जो मोशन में हो, जो मूवमेंट कर रहा हो, गति हो, जिसके पास चल रहा हो, तो वो मोबाइल होता है। और इमोबिलाइज उसका अपोजिट हो गया, जिसमें मोशन ना हो, जो रेस्ट पे हो। तो इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम क्या होता है? एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम एंजाइम को स्थिर कर देते हैं, रोक देते हैं, कि वो ऐसा कर देते हैं कि वो मूवमेंट ना कर पाए, वो मोशन ना कर पाए। ठीक। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम को क्या क्या है? इमोबिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एंजाइम को रोक देते हैं ताकि वो मोशन ना कर पाए। और ये हम कैसे करते हैं? तो हम एंजाइम को किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट पे, सॉलिड सपोर्ट पे हम उसको चिपका देते हैं। अपने लैंग्वेज में क्या है, हम तो किसी सॉलिड सपोर्ट पे उसको चिपका देते हैं हम, जिसकी वजह से वो मोशन नहीं कर पाता है। मान लीजिए ये हमारा पेपर ही है, इस पे ये हमारा पेन है, इसको चिपका दिया। अब ये मोशन नहीं कर पाएगा, ग्लू से चिपका दिया हमने इसको, मतलब समझने के लिए ये बस है एग्जांपल कि ऐसे चिपका दिया। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा एंजाइम हो गया। तो ये हमने एंजाइम को इमोबिलाइज कर दिया, अब ये यहाँ से हिल नहीं पाएगा। तो यही होता है हमारा इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। हम अपने एंजाइम को किसी भी सॉलिड सब्सट्रेट पे चिपका देते हैं, जिसकी वजह से वो मोशन नहीं कर पाता है। इसी को कहा जाता है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, या ये दोनों मतलब अलग अलग तरीक़ों से समझने या लिखने के लिए, बाकी बात वही है कि हमने अपने एंजाइम को किसी सॉलिड सब्सट्रेट पे चिपका देना है ताकि वो मोशन ना कर पाए। तो इमोबिलाइजेशन इज़ अ टेक्निकल प्रोसेस इन विच एंजाइम्स आर फिक्स टू और विद इन सॉलिड सब्सट्रेट। इमोबिलाइजेशन एक ऐसा टेक्निकल प्रोसेस है जिसमें एंजाइम को किसी भी सॉलिड सरफेस से या सबस्ट्रेट से ऐसे फिक्स कर दिया जाता है, क्रिएटिंग अ हेट्रोजीनियस इमोबिलाइज एंजाइम रिएक्शन। इमोबिलाइज एंजाइम रिएक्शन बन जाता है। मान लीजिए हमने इसको चिपका दिया, तो ये हो गया ना, कह सकते हैं कि इमोबिलाइज एंजाइम का इंटरेक्शन है। तो वहीं बात लिखिए। सिंपल बात यह है कि किसी भी एंजाइम को किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट पर फिक्स कर देना है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखें तो क्या हो गया कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज और प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द एंजाइम। कन्फाइनिंग मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना। तो हम इसको कन्फाइन कर रहे हैं, वहाँ से सरफेस पे लगा कर चिपका दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स टू अ सॉलिड सपोर्ट ओवर विच अ सबस्ट्रेट इज पास एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, जिससे हमारा सबस्ट्रेट रिएक्शन में पास होगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली कि जो हमारा सॉलिड सपोर्ट है, जिस पे हम सॉलिड सपोर्ट, आप समझ रहे हैं ना, कि जिस पे भी हम अपना अपना एंजाइम चिपका रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, जिससे वही हमारा सपोर्ट है, उसको हम सपोर्ट मैट्रिक्स कहते हैं या कैरियर कहते हैं। तो वो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मतलब होना चाहिए कि वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर वो एंजाइम के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, मान लीजिए हमने इस पेपर, ये हमारा सॉलिड सपोर्ट है, ये हमारा एंजाइम है, इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गया, फिर तो हमारा जो डिज़ायर्ड रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमारा सॉलिड सपोर्ट, इसके आगे आप चाहे तो विद इन इनर्ट लिख देंगे वर्ड, तो वो भी ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। इनर्ट सॉलिड सबस्ट्रेट, इनर्ट लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि पता रहे कि इनर्ट सॉलिड सबस्ट्रेट सपोर्ट होना चाहिए। तो ये तो हमारा इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का डेफिनेशन हो गया कि क्या होता है। इमोबिलाइज एंजाइम क्या होता है? जो एंजाइम फिक्स हो गया है उसी को हम इमोबिलाइज्ड एंजाइम कहेंगे। तो एन इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज वन हुज मूवमेंट इन स्पेस हैज़ बीन restricted either completely or to a small limited region। इमोबिलाइज एंजाइम ऐसा एंजाइम होता है जिसका मूवमेंट हमने रोक दिया है कुछ जगह के लिए। मान लीजिए इतने में हमारा सबस्ट्रेट है, तो इतने में हमने एंजाइम को इधर उधर हिलर डुलर मोशन करने के लिए रोक दिया है, या तो हमेशा के लिए, परमानेंटली, या थोड़े टाइम के लिए। ठीक, ये हमारा इमोबिलाइजेशन हो गया और इमोबिलाइज एंजाइम हो गया। अब हम आते हैं इस बात पे कि हमें ज़रूरत क्यों है इमोबिलाइजेशन की, एंजाइम की इमोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत क्या है। हम ऐसे भी तो रिएक्शन चल रहा है हमारा, उस पर एंजाइम डाल देंगे तो हमारा रिएक्शन होगा। तो हमें एंजाइम को ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है कि वो मोशन ना कर पाए, इधर उधर ना जा पाए। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं, मतलब एप्लीकेशन है। अगर आप देखिए,
तो हम पहला तो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन। हमारा एंजाइम मान लीजिए कि इस रिएक्शन चल रहा है, हमने उसमें एंजाइम डाला, तो हो सकता है कि वो एंजाइम डिग्रेड कर जाए, ख़राब हो जाए रिएक्शन की वजह से, या फिर डीएक्टिवेट हो जाए, बंद हो जाए। तो ये इसका एक रीज़न है, इसलिए हम इमोबलाइज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या हेल्पफुल होगा, मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि रिएक्शन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में भी रिलीज़ करने लगा कि हमारा एंजाइम ख़राब होने वाला है, तो हम रिएक्शन से अपना एंजाइम हटा लेंगे, क्योंकि आसान है हटाना, क्योंकि वो एक सॉलिड सबस्ट्रेट से चिपका हुआ है। अब समझिए, मान लीजिए कोई ऐसे ग्लास है, ग्लास तो क्या मतलब, बस एग्जाम्पल के लिए ग्लास है, इसमें कोई रिएक्शन इतने पे चल रही है, हमने यहाँ पे ऐसा सबस्ट्रेट लगाया हुआ है और ये हमारा एंजाइम है, ठीक, ऐसे सपोर्ट मटेरियल साइड में। तो हमने देखा रिएक्शन होने लगी तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होने लगी जो हमारे एंजाइम को ख़राब कर सकते हैं, तो हमने अपने ये सबस्ट्रेट तुरंत बाहर निकाल लिए, ठीक। तो इससे हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा डिग्रेडेशन और डीएक्टिवेशन से। या हो सकता है कि रिएक्शन ही डिग्रेड ख़राब होने वाला हो तो हमारा एंजाइम भी ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए हम अपना एंजाइम बाहर निकाल सकते हैं। फिर क्या है दूसरा, कि री यूज़ ऑफ एंजाइम फॉर मेनी रिएक्शन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास एंजाइम है, हम एंजाइम कमर्शियली प्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन भाई बहुत पैसा भी तो लगता है कमर्शियली प्रोडक्शन करने में। अब हम हर रिएक्शन के लिए नया नया एंजाइम बनाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो हम ये बहुत यूज़फुल होता है। हमने मान लीजिए एक रिएक्शन किया, उसमें अपना एंजाइम लगाया, हो गया रिएक्शन, तो हमने निकाल दिया, अब फिर उसको दूसरे रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे, तो ये भी एक फ़ायदा है इमोबलाइज एंजाइम का। तीसरा क्या पॉइंट है कि एबिलिटी टू स्टॉप द रिएक्शन रैपिडली बाय रिमूविंग द एंजाइम फ्रॉम द रिएक्शन सॉल्यूशन। यही बात है जो हमने पहले में भी कहा है कि मान लीजिए कुछ ऐसा रिएक्शन होने लगा, या फिर हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल गया है, या फिर हम नहीं चाहते कि अभी ये रिएक्शन हो, हम चाहते हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाए, तो हम अपना ये एंजाइम निकाल देंगे बाहर, तो वो रुक जाएगी, ये भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है इन्हेंस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है रिएक्शन की, एंजाइम की, या जो भी हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसका। फिर है कि ईजी सेपरेशन ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये भी एक बहुत बढ़िया इसका फ़ायदा है। मान लीजिए कोई अगर हम इमोबलाइज एंजाइम नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐसा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं जो मूव कर रहा है, रिएक्शन में घूम रहा है, तो उसको प्रोडक्ट से निकालने में तो मुश्किल होगी ना। लेकिन अब ये है हमारा एंजाइम इसमें चल रहा है, प्रोडक्ट मान लीजिए बन गया, तो हमने आराम से इसको निकाल दिया एंजाइम सबस्ट्रेट की हेल्प से। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इज़ नॉट कंटामिनेटेड विद द एंजाइम, वही बात है कि एंजाइम के साथ मिक्स नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट भी प्योरीफाइड है और एंजाइम भी प्योरीफाइड है। ये सारे फ़ायदे हैं इमोबलाइज एंजाइम के। अब हम बात करेंगे सपोर्ट मैट्रिक्स के बारे में। तो सपोर्ट मैट्रिक्स क्या है, जिस सबस्टेंस पे, जिस चीज़ पे हम अपना एंजाइम फिक्स कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, उसी को सपोर्ट मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये पेज है, ये कॉपी है, तो मैंने इस पर अपना एंजाइम चिपका दिया, तो ये मेरा सपोर्ट मैट्रिक्स बन गया। तो इट इज़ अ सब्सटेंस दैट फैसिलिटेट्स द इंट्रैपमेंट ऑफ एन एंजाइम। इंट्रैपमेंट मतलब किसी चीज़ को ट्रैप कर लेना, मैंने इसको पकड़ लिया तो इंट्रैपमेंट हो गया। तो सपोर्ट मैट्रिक्स क्या है, ये जो हमारे एंजाइम को इंट्रैप कर लेता है उसको हम कहते हैं, फिक्स कर लेता है उसको हम कहते हैं सपोर्ट मैट्रिक्स। क्या करता है सपोर्ट मैट्रिक्स, इट इमोबलाइजेज द एंजाइम बाय होल्डिंग इट परमानेंटली और टेम्पररी फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। ये एंजाइम को इमोबलाइज कर देता है, गतिहीन कर देता है, उसको कुछ टाइम के लिए पकड़ कर, आई मीन कुछ टाइम के लिए ऐसे फिक्स कर देगा। परमानेंटली भी कर सकता है और टेम्पररी भी करता है, थोड़े टाइम के लिए, ठीक। अच्छा, सपोर्ट मैट्रिक्स हमने देख लिया कि क्या होता है, जिस पे हम अपना एंजाइम फिक्स करते हैं वो सपोर्ट मैट्रिक्स होता है। लेकिन एक अच्छे सपोर्ट मैट्रिक्स की खासियत क्या क्या है, अच्छा इमोबलाइजेशन किस प्रकार हो सकता है, मतलब सपोर्ट मैट्रिक्स कैसा हो कि ये अच्छे से होल्ड करके रख सके। हमारा सपोर्ट मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई इनर्ट होना चाहिए, वो खुद ही एंजाइम से इनर्ट मतलब वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, खुद ही एंजाइम से रिएक्ट कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इनर्ट होना चाहिए। उसके अलावा मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, मतलब वो ड्यूरेबल होना चाहिए, नहीं कि तुरंत हमने लगाया तुरंत ख़राब हो गया। फिर स्टेबल होना चाहिए, उसमें फिक्स कर सके। इनर्टनेस देख लिया हमने, रीजनरेबिलिटी होनी चाहिए उसको, कि हम फिर से उसको बना सकें, ऐसा नहीं है कि वो अब ख़त्म ही हो जाए फिर दोबारा मिले ही ना। फिर ईज़ ऑफ डिफ्रेंशिएशन, हम डिफ्रेंशिएट कर सकें एंजाइम को, बाद में फिर एंजाइम को अपना अलग कर सकें और सबस्ट्रेट को अलग कर सकें। एक्सपेंडिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बढ़ा कर सकें, मतलब अलग अलग तरीके के सपोर्ट मैट्रिक्स पे हम अलग अलग तरह का एंजाइम लगा सकें। नेक्स्ट है डिक्रीज इन माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन काफ़ी कम रख सके, ऐसे सपोर्ट मैट्रिक्स बढ़िया होते हैं। और लास्ट है कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए,
एंजाइम से महंगा सपोर्ट मैट्रिक्स ये हुआ तो हम कैसे अपना रिएक्शन करवाएंगे। ये हो गया हमारे सपोर्ट मैट्रिक्स की बात कि क्या होता है, कैसे होना चाहिए। अब हमारे सपोर्ट मैट्रिक्स कई तरह से होते हैं, हमने उसको क्लासीफाई किया है कुछ पार्ट्स में, मतलब कैटेगरीज में। तो एक सपोर्ट मैट्रिक्स को हमने क्लासीफाई किया है उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस। मॉर्फोलॉजी मतलब जो उनका आउटर अपीयरेंस है उसके बेसिस पे हमने उनको किया है क्लासीफाई। तो पहले सपोर्ट मैट्रिक्स होते हैं नॉन पोरस होते हैं, जिनका एग्जांपल होता है ग्लास, और पोरस सब्सटेंस का सपोर्ट का एग्जांपल है सिलिका। ठीक, जो पोरस सपोर्ट होता है, पोरस सपोर्ट जो हमारा सिलिका जेल मान लीजिए है एग्जांपल है, वो ग्रेटर सरफेस और एरिया का रखता है। मतलब पोरस सरफेस जो हमारा होता है सपोर्ट, पोरस सपोर्ट मैट्रिक्स का, वो ज़्यादा सरफेस एरिया रखता है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉन पोरस सपोर्ट का बहुत कम सरफेस एरिया होता है। ठीक, दूसरा हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर पे हमने अपने सपोर्ट मैट्रिक्स को कुछ डिवाइड किया, जैसे एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स मतलब सपोर्ट मैट्रिक्स जिस पे हम अपना एंजाइम चिपका रहे हैं, जो प्रोटीन के साथ बहुत अच्छे से बाइंडिंग कर लेते हैं। दीज शोज फेवरेबल कंपेटिबिलिटी विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। ये भी अब कुछ टाइप के होते हैं, मतलब कह सकते हैं एग्जाम्पल इनके टाइप नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं, इनका जो प्रोटीन के साथ बहुत अच्छे से बाइंडिंग कर लेते हैं, और इनका एग्जाम्पल होता है पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, डेक्स्ट्रॉन, अगार, काइटिन, और प्रोटीन जैसे कोलाजेन, एल्ब्यूमिन एंड कार्बन। कार्बन ऑब्वियसली ऑर्गेनिक है तो कार्बन होगा ही। नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, इस केमिकली और मैकेनिकली स्टेबल, केमिकली और मैकेनिकली स्टेबल होता है, और इसके एग्जांपल होते हैं पॉलीस्टीरीन, पॉलीएक्रेलाइड, पॉलीएक्रेलामाइड और ये सब। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्या होता है, सेपरेट मिनरल इनटू नेचुरल प्रोसेस कैटेगरी। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो है मिनरल और प्रोसेस्ड कैटेगरीज को, मिनरल्स और नेचुरल मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको नेचुरल और प्रोसेस कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। ठीक, नेचुरल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के लिए बेंटोनाइट हो गया, सेलाइट हो गया, सेंटोलाइट हो गया, सिलिका हो गया, चारकोल हो गया। प्रोसेस मटेरियल कौन कौन से होते हैं, पोरस ग्लास, मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। ठीक, फिर से देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। हमने जो हमारा सपोर्ट मैट्रिक्स है जिस पे हम अपना एंजाइम लगाने वाले हैं, उनके हम कई तरह से आते हैं। हमने मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे उनको दो तरह डिवाइड कर दिया, एक नॉन पोरस एक पोरस कर लिया। केमिकल नेचर की, वो कैसे केमिकल उनके अंदर है, किस केमिकल से बना है, उस बेसिस पे हमने दो तरह का डिवाइड किया है, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के भी कुछ टाइप हैं जैसे नेचुरल और सिंथेटिक, और इनऑर्गेनिक के भी कुछ टाइप है नेचुरल और प्रोसेस्ड। ठीक, ये हमारे सपोर्ट मैट्रिक्स का हो गया। अब कुछ कॉमन सपोर्ट मैट्रिक्स, वैसे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मैट्रिक्स हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन सपोर्ट मैट्रिक्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे एल्गिनेट हो गया, काइटोसैन एंड काइटिन, कोराजीनिन, कोलाजेन, किलेटिन, सेलुलोज, स्टार्च, पेक्टिन, ये सब एग्जांपल हैं कुछ सपोर्ट मैट्रिक्स के। इनऑर्गेनिक मटेरियल सपोर्ट के भी हैं कुछ, जैसे अभी हमने देखा ना इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल है हम जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जियोलाइट हो गया, सिरेमिक, सिलाइट, सिलिका, चारकोल, कार्बन एक्टिवेटेड कार्बन, ग्लास, ये सब एग्जांपल हमारे सपोर्ट मैट्रिक्स के हो गए। अब हमने देखना है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। हमने अभी देखा यहाँ पर कि हमारा मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि ऐसा मैट्रिक्स रहेगा तो बहुत बढ़िया हमारी एंजाइम के साथ इंटरेक्शन होगी। ठीक, अब हम देखेंगे कि उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए कि हमारा जो इंटरेक्शन है वो बहुत बढ़िया है। तो एक चीज़ आती है मीन पार्टिकल साइज़। मीन पार्टिकल्स क्या साइज़, वो चीज़ होती है जो हमारे मैट्रिक्स की पोरोसिटी, कि वो कितना एंजाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इसको ये बताता है। तो पोरस मैट्रिक्स इज प्रीफर्ड ओवर नॉन पोरस मैट्रिक्स। जो हमारा पोरस मैट्रिक्स होता है वो नॉन पोरस मैट्रिक्स से ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। आप खुद ही सोचिए, सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा एंजाइम उस पर एक्टिवेट इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा एंजाइम उस पर फिक्स हो पाएंगे। इसीलिए हम हैंस इंप्रूव द एंजाइम लोडिंग कैपेसिटी। एंजाइम लोडिंग कैपेसिटी क्या है, कि कितने एंजाइम हमारे सपोर्ट पे स्टिक कर पा रहे हैं, फिक्स हो पा रहे हैं। तो एमपीएस वो चीज़ होती है मीन पार्टिकल साइज। एक नेक्स्ट है हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर, इट डिटरमाइन द एक्टिविटी लेवल ऑफ एन इमोबिलाइज एंजाइम। जो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर होता है वो हमारे इमोबिलाइज एंजाइम की एक्टिविटी को दिखाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ।
मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द बाइंडिंग ऑफ एन एंजाइम। ये एंजाइम कितने अच्छे से बाइंड कर रहा है हमारे सपोर्ट से, उसको बताता है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक, अब हमारा आता है मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। तो हमने बाइंडिंग प्रॉपर्टी की बेसिस पे कि वो कैसे बाइंड कर रहा है हमारा एंजाइम सपोर्ट मैट्रिक्स से, इस बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज में इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम किया है। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम मतलब समझ रहे हैं ना कि हम किस तरीके से अपना एंजाइम उस सपोर्ट मैट्रिक्स के साथ किन किन तरीक़ों के साथ उसको फिक्स कर रहे हैं उस पर, सपोर्ट मैट्रिक्स पर अपने एंजाइम को। तो इसके दो मेथड है, एक तो फिजिकल मेथड है और दूसरा केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम एडसॉर्प्शन, इनट्रैपमेंट एंड इनकैप्सुलेशन के द्वारा इमोबिलाइजेशन करते हैं, एंजाइम को हम स्थिर बनाते हैं। और केमिकल मेथड में दो मेथड है, कोवैलेंट बाइंडिंग एंड क्रॉस लिंकिंग। चलिए देख लेते हैं सबका के बारे में और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनके। तो एडसॉर्प्शन जैसा कि हम जानते हैं सरफेस फिनोमिनन होता है, सबसे सिंपल मेथड है इमोबिलाइजेशन का। इसमें हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए हमारा सरफेस है, ये इस पर हमने सिंपली अपना एंजाइम रख दिया, लगा दिया, चिपका दिया हमने, हो गया हमारा एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन इन्वॉल्व द फिजिकल बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर मैट्रिक्स। एंजाइम क्या करता है, फिजिकल बाइंडिंग करता है एंजाइम का हमने हमारे कैरियर मैट्रिक्स पे। और कैरियर कैसा हो सकता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है, अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। नेक्स्ट होता है कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, जो सरफेस के साथ एंजाइम का इंटरेक्शन होता है तो वो वीक बॉन्ड होते हैं। इंटरेक्शन हो सकता है वंडर वॉल या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। कैरियर क्या क्या हो सकता है, हमारा सपोर्ट मैट्रिक्स को ही हम कैरियर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात। सिलिका हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, बेंटोनाइट एट्सेट्रा। एग्जाम्पल इसके कैटालिसिस एंड इन्वर्टेज है। अब हम एडसॉर्प्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडसॉर्प्शन समझ में आया क्या होता है, सिंपल सरफेस पे सिंपली एकदम अपने एंजाइम को चिपका देना ही हमारा एडसॉर्प्शन होता है। इसकी एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होता, सिंपल है। लिमिटेड लॉस ऑफ एक्टिविटी, ज़्यादा एक्टिविटी की लॉस नहीं होता है, आराम से हमारा एंजाइम चिपक जाता है। कैन बी रिसाइकल, रीजनरेटेड एंड रीयूज, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। नो रिएजेंट आर नेसेसरी, इसमें अलग से कोई रिएजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हाँ ऐसे ही काम करता है। एंड हाई एनर्जी लोडिंग एफिशिएंसी, एनर्जी लोडिंग एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। एंजाइम लोडिंग एफिशिएंसी समझ रहे हैं ना कि सरफेस पे हमारा कितना एंजाइम जा रहा है, चिपक रहा है, उसी को हम एंजाइम लोडिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ये सब इसके एडवांटेजेस हुए। डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिलेटिवली लो सरफेस एरिया फॉर बाइंडिंग, सरफेस एरिया बहुत कम होता है बाइंडिंग के लिए। ठीक, दूसरा हुआ एक्सपोजर ऑफ एंजाइम टू माइक्रोबियल अटैक, हो सकता है खुला है एकदम बिल्कुल सरफेस, उस पर हमने एंजाइम रखा है, माइक्रोब से अटैक कर दे। माइक्रोब तो हर जगह होते हैं। इल्ड इज लो, इल्ड बहुत लो होता है, हम जो रिएक्शन चाहते हैं उसका इल्ड बहुत लो होता है। ये हमारा एडसॉर्प्शन होता है। दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट मतलब समझ में आ रहा है, ट्रैप कर लिया हमने, किसी चीज़ को ट्रैप कर लेना, ऐसे जकड़ लेना ही इंट्रैपमेंट कहलाता है। तो दिस मेथड इंट्रैप्स एन एंजाइम विद इन अ पोरस पॉलीमर और जेल मैट्रिक्स। ये किसी पोरस, मतलब पोरस कहते हैं थोड़ी थोड़ी मान लीजिए छेद, कोई ऐसा सरफेस है, इस पर हमारा छेद है, ये छेद 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 छेद, ऐसे बहुत सारे छेद हैं, तो इसको पोरस कहते हैं। तो किसी पोरस पॉलीमर या जेल में ही हम जब एंजाइम को, जेल जानते हैं जेली जैसे सब्सटेंस कुछ भी हो, उसमें हम जब एंजाइम को ट्रैप कराते हैं तो हम इंट्रैपमेंट कहते हैं। इसको हम लेटाइज इंट्रैपमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंट्रैपमेंट में कोवैलेंट और नो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच में। द मैट्रिक्स एम्प्लॉयड इज़ वाटर सोल्यूबल, जो हमने मैट्रिक्स लिया है या जेल लिया है वाटर सोल्यूबल होता है, और ये इसका नेचर वेरी करता है कैसा हम एंजाइम यूज़ करें इस बेसिस पे। एग्जाम्पल है इंट्रैपमेंट के पॉलीएक्रेमाइड जेल, अगार, जिलेटिन एट्सेट्रा। ठीक, ये सब जेल वगैरह है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो एब्जॉर्प्शन में हम सरफेस पे बस सिंपली चिपका देते हैं, इंट्रैपमेंट में किसी जेली या फिर हम किसी पोरस पॉलीमर, पोरस मतलब उसमें कुछ पोर बने होंगे, ऐसे पॉलीमर में अपना एंजाइम लगाते हैं। इन कैन बी क्लासिफाइड एट लैटिस एंड माइक्रो कैप्सूल टाइप, इसको और क्लासीफाई कर दिया जाता है टाइप में, जैसे इंक्लूजन इन जेल, फैब्रिक एंड माइक्रो कैप्सूल। जेल में हम जेल्स वगैरह में अपना एंजाइम लगाते हैं, फाइबर में किसी फाइबर में हम अपना एंजाइम लगाएंगे, हम माइक्रो कैप्सूल्स में, माइक्रो कैप्सूल छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं उसमें अपना एंजाइम लगाते हैं। ऐसे देखिए ये हमारी बाइंडिंग हुई है, ऐसे हमने मैट्रिक्स में लगाया है, ये ऐसे कैप्सूल में कैसे डाल सकते हैं अंदर।
इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? इंट्रैपमेंट की तो नो केमिकल मॉडिफिकेशन, किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है, आराम से इसमें लगा रहता है, कोई किसी तरह का चेंज नहीं होता है। रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है, ये बाहर नहीं जाएगा। एंजाइम डिस्टॉर्शन इज़ मिनिमल, एंजाइम ख़राब नहीं होता है, वो होगा भी तो बहुत कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट डिफ्यूजन क्रिएट डिफ़िकल्टीज। हो सकता है कि जो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट है वो डिफ्यूज़ कर जाए आपस में और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोब का अटैक हो सकता है। और एंजाइम में लीक फ्रॉम पोर्स, जो एंजाइम है वो हो सकता है जो छेद है पोर उसमें से लीक कर जाए। इसके डिसएडवांटेज, ये हमारा दूसरा मेथड होती है। तीसरा मेथड हमारा होता है इनकैप्सुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एंजाइम है उसको एक मेम्ब्रेन कैप्सूल के अंदर रख देते हैं। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा कैप्सूल है, इसमें अपना हमने एंजाइम रख दिया ऐसे, ठीक, मेम्ब्रेनस कैप्सूल के अंदर रख डाल देते हैं, उसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलाइजेशन इज डन बाय इंक्लोजिंग द एंजाइम इन अ मेम्ब्रेन कैप्सूल। द कैप्सूल विल बी मेड अप ऑफ सेम, ये जो कैप्सूल है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना होता है, जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन से। द एफिशिएंसी ऑफ एनकैप्सुलेशन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम। ये बोल रहा है कि इनकैप्सुलेशन कितना स्टेबल रहेगा, ये एंजाइम की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। एडवांटेज क्या है इसके, कि नो लीकेज ऑफ एंजाइम, एंजाइम लीक नहीं करेगा, ये पूरा बंद है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आसान मेथड है। पॉजेज हाई एंजाइम लोडिंग एफिशिएंसी, बहुत सारे एंजाइम लोड हो सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, यूटिलाइज अ कैरियर विथ रिस्ट्रिक्टेड पोर साइज, पोर साइज रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हाँ इतना बड़ा ही होगा, एंजाइम से छोटा होना चाहिए पोर साइज, ठीक, नहीं तो वो बाहर चला जाएगा। एंड इट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकल, बहुत मतलब थोड़ा कॉस्टली है ये। नेक्स्ट हमारा मेथड होता है केमिकल मेथड। हमने फिजिकल मेथड देखी, अब केमिकल मेथड, इसमें हमारी केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो केमिकल मेथड ऑफ एंजाइम इम्बोलाइजेशन में पहला है कोवैलेंट बाइंडिंग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है एंजाइम के बीच में और मैट्रिक्स के बीच में कोवैलेंट बाइंडिंग होगी। दिस मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द केमिकल ग्रुप इन एंजाइम टू द केमिकल ग्रुप ऑन द सपोर्ट और कैरियर। हमारे एंजाइम और सपोर्ट के बीच में, कैरियर मैट्रिक्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कोवैलेंट बॉन्ड पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एंजाइम एक्टिव कंपोनेंट फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एंजाइम में, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है वही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, एमाइन हो सकता है, NH3 हो सकता है, COO हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है और अदर्स हो सकते हैं। इस कोवैलेंट बॉन्डिंग के एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड एन एंजाइम एंड अ कैरियर विथ अ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स। कोवैलेंट बॉन्ड पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करा देगा एंड देयर इज़ नो लीकिंग ऑफ एंजाइम। जब बाइंड हो जाएगा तो एंजाइम लीक ही नहीं करेगा, ये इसका एडवांटेज है। फिर क्या है, मोस्ट वाइडली यूज में, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेथड वही है केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है इसमें कि मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट मैट्रिक्स है और ये सब हमारे एंजाइम है और इन दोनों के बीच में ये केमिकल बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम लीडिंग टू द लॉस ऑफ फंक्शनल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। जैसा कि एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जा रही है तो ये हमारे एंजाइम का चेंज कर देगा, कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, फंक्शन चेंज कर देगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हुआ। ड्यू टू कॉन्फॉर्मेशन चेंज एंजाइम इनएक्टिवेशन होकर, और कभी कभी चेंज होने की वजह से एंजाइम इनएक्टिवेट भी हो जाता है, ठीक। लास्ट हमारा मेथड है क्रॉस लिंकिंग, इसको हम कोपॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं पॉलीफंक्शनल रिएजेंट जो इसको एक्टिव कर देते हैं एंजाइम को, और देन हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, ठीक। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ सपोर्ट मैट्रिक्स, ये बात याद रखने वाली है कि क्रॉस लिंकिंग में हम सपोर्ट मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। एग्जाम में आ सकता है कि किस मेथड में हम सपोर्ट मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो क्रॉस लिंकिंग में। क्रॉस लिंकिंग रिएट, अच्छा ये बात इसमें याद रखिएगा कि हम इसमें जब अलग अलग रिएजेंट यूज़ करते हैं पॉलीफंक्शनल रिएजेंट, तो ये बाइंडिंग करता है, मान लीजिए ऐसा, और फिर 3D स्ट्रक्चर बना लेता है। मान लीजिए ये हमारा एंजाइम है, बाइंड करके 3D स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक। फिर इसके एडवांटेज क्या है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज और जो पॉलीफंक्शनल रिएजेंट यूज़ करते हैं वो ग्लूटाल्डिहाइड है, डाइएजोनियम सॉल्ट और
अदर्स। इसके एडवांटेज क्या है कि देयर इज़ नो और मिनिमल लॉस ऑफ एंजाइम। इसमें एंजाइम का लॉस बहुत कम होता है या होता नहीं है। रिजल्ट इन हाईली स्टेबल एंजाइम, सिंपल एंड कॉस्ट एफिशिएंट। ये हाईली स्टेबल एंजाइम बनाता है और ये सिंपल है और कॉस्ट एफिशिएंट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, ये एंजाइम एक्टिविटी को रोक देता है कभी कभी, और जो हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं वो एंजाइम को डीनेचर कर देता है कभी कभी, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुए। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया सारे मेथड क्या क्या है इमोबिलाइजेशन के, हम कैसे एंजाइम और मैट्रिक्स का हम फिक्सिंग कराते हैं। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का। जो हम इमोबिलाइजेशन करा रहे हैं एंजाइम को, उसके फ़ायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। तो फ़ायदा तो ये है कि यूज़ एंड कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ एंजाइम, हम एंजाइम को बार बार यूज़ कर सकते हैं और लगातार यूज़ कर सकते हैं एक ही एंजाइम को। इम्प्रूव प्रोसेस कंट्रोल को, हम कंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं एंजाइम को कभी कभी बाहर निकाल कर। फिर मिनिमम रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, मतलब ये तो रिएक्शन का काम ही है, रिएक्शन को तेज़ कर देना, एंजाइम का काम ही है रिएक्शन को तेज़ कर देना। फिर इन्हेंस रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस दैट आर अंडरटेकिंग, और हम प्रोसेस जो हमारा चल उसको इन्हेंस कर सकते हैं। फिर लेस लेबर इनपुट इन द प्रोसेस, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेबल सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट में स्टेबल प्रोडक्ट मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। हाई एंजाइम सब्सट्रेट रेशियो, एंजाइम और सब्सट्रेट का जो रेशियो होता है वो बहुत हाई होता है, प्रोडक्ट अच्छा मिलता है। इस तरह के एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस के क्या क्या है कि हाई कॉस्ट फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड रिकवरी ऑफ एक्टिव एंजाइम, ज़्यादा पैसा लगता है, भाई पैसा तो लगेगा ही, तो रिकवरी का प्यूरिफिकेशन का ज़्यादा खर्च हो जाता है। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम एंजाइम आर रिड्यूस्ड और कम्प्लीटली लॉस्ट आफ्टर इमोबिलाइजेशन। ये बोले कि कुछ एंजाइम्स का जो हम मैट्रिक्स के साथ सपोर्ट के साथ उसको फिक्स करा देते हैं, तो कभी कभी एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि सम एंजाइम बिकम अनस्टेबल फॉर इमोबिलाइजेशन, कुछ एंजाइम अनस्टेबल हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रह जाते। और एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड बाय द हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, जो इस सिस्टम में हीट जनरेट होता है उन दोनों की बॉन्डिंग के बीच है, सपोर्ट मैट्रिक्स और एंजाइम की बॉन्डिंग के बीच में जो सिस्टम में या रिएक्शन हो रहा है तो हीट जनरेट होता है, तो एंजाइम हमारे कभी कभी इनएक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारे फ़ायदे और नुकसान होंगे इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम की। अब हम एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। तो पहला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, बेवरेजेस और अमीनो एसिड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बायोमेडिकल एप्लीकेशन में immobilized enzyme are widely used in the diagnosis and treatment of many diseases like inborn metabolic disorder। कई सारे रोगों का पता लगाने के लिए हम बायोमेडिकल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इसमें इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, स्पेशली टू ऑन्कोजेनिक साइट। कैंसरस जो साइट होती हैं, जो कैंसर कॉजिंग साइट होती है, जहाँ पे कैंसर हुआ है उसको हम पता लगाने के लिए, ठीक करने के लिए हम इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में हम एंजाइम लाइक पेक्टिनेजेस और सेलुलोजेस एंजाइम का यूज़ हम करते हैं, सपोर्ट करियर का यूज़ करते हैं जैम और जेलीज बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा रिसर्च में हम यूज़ करते हैं किसी एक एंजाइम के बारे में और भी बहुत तरीके से पता करने के लिए, वो कितना, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, कैसे कैसे वो काम करता है। जैसे एग्जांपल एक है हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड इन ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट। ब्लॉटिंग एक्सपेरिमेंट में हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड का यूज़ करके। 5 है प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। 6 है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ये सब चीज़ों में हम इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का यूज़ करते हैं। 7 है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्कोरिंग, मतलब स्कोरिंग क्या होता है, कोई गंदगी है उसको साफ़ करने का, रगड़ कर साफ़ करने को स्कोरिंग कहते हैं। बायो पॉलिशिंग या डिसाइजिंग ऑफ फैब्रिक में भी हम इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम का यूज़ करते हैं। और लास्ट है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में हम इमोबिलाइजेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम फॉर इफेक्टिव डायरेक्ट रिमूवल फ्रॉम क्लोथ्स। डिटर्जेंट में हम यूज़ करते हैं लाइपेज एंजाइम का इमोबिलाइजेशन करके, ताकि गंदगी हटा सके कपड़ों से। तो ये तो हमारा हो गया इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम। नोट्स आपको PDF नोट्स मिल जाएगा कमेंट में। थैंक यू।